बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक का। और सारे के सारे जो सेल्फ़ असेसमेंट हैं क्वेश्चंस, उनका सॉल्यूशन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो सेल्फ़ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन वाई द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन लिक्विड remains same although it is measured by measuring cylinders of different shapes and sizes। तो वॉल्यूम के हवाले से बात हो रही है और स्टेट जो उन्होंने हमें कहा है उसके बारे में, लिक्विड के बारे में हमें बताना है कि वॉल्यूम जो है किसी लिक्विड का, वो कह रहे हैं कि सेम आता है भले हम किसी भी सिलेंडर से जो है उसको नापें, यानी कि डिफरेंट शेप और साइजेस में अवेलेबल होते हैं मेजरिंग सिलेंडर्स। मेजरिंग सिलेंडर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कैसे डिवाइस है जो कि वॉल्यूम नापने के काम आता है। तो वो कह रहे हैं किसी भी शेप या साइज़ का अगर हम लें सिलेंडर तो वॉल्यूम सेम आएगा। रीज़न ये है कि लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। क्यों फिक्स रहता है? क्योंकि इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट विद इन द लिक्विड। पार्टिकल फ्रीली मोशन कर तो सकते हैं, मूव तो कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड से निकल कर बाहर नहीं जा सकते। यानी कि लिक्विड क्या मतलब, जो उसकी स्टेट है, अपनी लिक्विड जो स्टेट है उसके अंदर ही रहते हैं। ठीक है। अब दो तरह के होते हैं लिक्विड। कुछ तो ऐसे होते हैं जो जिन्हें हम कहते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है, जो इजीली इवेपोरेट कर जाते हैं, जैसे कि परफ्यूम की बात कर लें इधर, इसके अलावा केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ये बहुत तेज़ी से इवेपोरेट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि सरफेस से जो है सराउंडिंग से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं पार्टिकल्स, और बहुत तेज़ी के साथ वो गैस फेज में चले जाते हैं। तो फ़िलहाल वो एक इन जनरलाइज वे में जो है पूछ रहे हैं हमसे कि लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम डिफरेंट सिलेंडर से नापने पर सेम क्यों आता है। तो इसका आप सिंपल सा आंसर इतना दें कि इन लिक्विड पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव तो कर सकते हैं, लेकिन जो लिक्विड पूरा मतलब जो उसका एक बाउंड्री है उसके अंदर ही रहेंगे, वो उससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब इवेपोरेशन तो नो डाउट के हो रही होगी, लेकिन इन जनरल अगर बात करें, ठीक है, तो इतनी तेज़ी से नहीं होती इवेपोरेशन। तो विद इन द लिक्विड जो है पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी कि फ़्लो कर सकता है लिक्विड। तो इसी वजह से जो है लिक्विड को जब हम किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, लेकिन वो अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेता है। ठीक है, यानी कंटेनर जिसमें आप डालेंगे, डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट शेप के सिलेंडर होंगे, उनमें जाने के बाद तो अपनी शेप तो चेंज कर लेगा उस सिलेंडर के मुताबिक, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो जितना था उतना ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर होगा। अब अगला पार्ट देखते हैं। अच्छा, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने ले लिया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है डिफरेंस। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो काफ़ी डिटेल में मैंने तकरीबन 9 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इन पॉइंट्स को मतलब इनको कंबाइंड करके शॉर्ट भी कर सकते हैं, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर ज़्यादा पॉइंट वो पूछें तो उन्हें इस तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, यानी कि एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और अगर कम पॉइंट्स पूछे जाएँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ही पॉइंट के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर दें, कंबाइंड करके, यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स को मिला के, 2-3 पॉइंट्स को मिला के एक पॉइंट बना दें आप, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। तो सबसे पहले तो आप देखें, इसकी डेफिनेशन मैंने बताई हुई है कि इवेपोरेशन होता क्या है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है, ये कहलाता है इवेपोरेशन। और बॉइलिंग भी यही है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले, यानी कि बॉइलिंग शुरू होने से पहले, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट अगर ये काम हो रहा है तो इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, और ये हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, और बॉइलिंग को हम क्या कह रहे होते हैं, ये ख़ास टेम्परेचर पे होता है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। मिसाल के तौर पर पानी जो है, अगर आप किसी जगह पर अगर आप डाल दें, ठीक है, फ़र्श के ऊपर पानी डालते हैं, तो फ़ौरन से वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, गायब होना शुरू हो जाता है, यानी कि इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। जबकि बॉइलिंग जो है वो उसके लिए फ़िक्स टेम्परेचर है प्योर वाटर का, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तभी जो है वो बॉइलिंग होना शुरू होगी, अदरवाइज़ जो है बॉइलिंग नहीं होगी। इवेपोरेशन जो एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि खुद ब खुद हो रहा होता है, हमें खुद से करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कोई आग जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद हो रहा होता है। बॉइलिंग जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, यानी जब तक आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, गर्म नहीं करेंगे लिक्विड को, तब तक वो बॉयल नहीं होगा। उसके बाद देखें, बबल्स आर नॉट फॉर्म्ड। इवेपोरेशन जब हो रही होती है तो आपको बबलिंग होती हुई नज़र नहीं आएगी, यानी कि जो बबल्स बन रहे होते हैं लिक्विड के अंदर वो बनते हुए नज़र नहीं आएंगे इवेपोरेशन में। बॉइलिंग के अंदर जो है आपको नज़र आएंगे बबल्स बनते हुए। ठीक है, जब पानी को उबालते हैं या चाय उबालते हैं, दूध उबालते हैं, तो उसके अंदर बबल्स फॉर्म होते हुए आपको नज़र आएंगे।
एक और चीज़ जो मैंने पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया वो ये कि वेपर्स जो हैं, वेपोरेशन जब हो रही होती है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट तो हो रहा होता है, यानी कि वेपर्स तो बन रहे होते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते, विजिबल नहीं होते, इनके वेपर्स आर नॉट विजिबल इन इवेपोरेशन, वाइल इन बॉइलिंग वेपर्स आर विजिबल, यानी कि भाप जब बन रही होगी, जब बॉयल हो रहा होगा पानी, तब जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे वेपर्स। ठीक है, बाकी अगला देखें पॉइंट, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। इवेपोरेशन जो होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कन्वर्ट होता है गैस में, जबकि बॉइलिंग में बहुत तेज़ी के साथ हो रहा होता है प्रोसेस। इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस और इट इज़ अ वायलेंट प्रोसेस, तेज़ी के साथ हो रहा होता है। अगला पॉइंट है, इट अकर्स इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। वेपोरेशन जो है इसमें सरफेस वाले जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर कर उस सरफेस से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, जबकि बॉइलिंग जो है ये थ्रू आउट द लिक्विड हो रही होती है, इनके पूरे लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके और गैस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। यही वजह है कि जो है वो उसमें बबल्स बन रहे होते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो मतलब पानी है, पानी की अगर मैं बात करूँ तो नीचे वाला जो लिक्विड है वो उसमें जो कुछ पार्टिकल ने इतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली कि वो गैस में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे जो है वो बबल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, तो बबल की सूरत में वो ऊपर की साइड पे आते हैं और फिर वहाँ से बर्स्ट आउट होकर वो सरफेस से गायब हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड में चेंज। इवेपोरेशन में जो है टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। और इवेपोरेशन आपको पता है इट इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, यानी जब आप नहाकर बाहर निकलते हो, पानी आपकी बॉडी पे होता है और फिर पानी जब सूख रहा होता है तो आपको ठंडक का एहसास होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। सिमिलरली अगर जैसे वो आप लगाते हैं सैनिटाइज़र वगैरह, तो सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है जो कि बहुत तेज़ी से इवेपोरेट करता है, तो जब आप उसको हाथ पे मलते हो तो आपको ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है, वो इवेपोरेट हो रहा होता है तेज़ी के साथ, अल्कोहल उसमें शामिल होता है सैनिटाइज़र के अंदर, तो आपको ठंडक का एहसास होता है। ठीक है, तो वेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज कर सकता है। ठीक है, चेंज हो सकता है इसमें टेम्परेचर। जबकि बॉइलिंग की अगर बात करें तो टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप पानी को बॉयल कर रहे हो तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर सेम हो जाएगा, टेम्परेचर उससे आगे नहीं बढ़ेगा। यानी जितनी भी एनर्जी आप उसको दे रहे होगे पानी को, वो सारी की सारी वो एब्जॉर्ब करेगा। लिक्विड या पानी, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पानी ही हो, तो कोई भी लिक्विड जब आप उसको बॉयल करेंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट जब पहुंच जाएगा 100, जैसे कि पानी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उससे आगे नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर। ठीक है, और वो जो एनर्जी होगी फिर वो सारी की सारी यूज़ हो रही होगी स्टेट को चेंज करने में, और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से जो ये प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, और इस जो हीट होती है जो कि टेम्परेचर स्केल में हमें नज़र नहीं आ रही होती है, इसको हम लेटेंट हीट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखें, अगला पॉइंट है थर्मल एनर्जी इज़, अच्छा ये एपिसोड गलत लिख दिया यहाँ पे, थर्मल एनर्जी इज़ सप्लाइड आना चाहिए था यहाँ पर, या एब्जॉर्ब्ड आना चाहिए था, सॉरी। थर्मल एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब इनटू द लिक्विड बाय द सराउंडिंग, तो ये एपिसोड गलती से आ गया है, क्योंकि मैं बोल कर जो है टाइप कर रहा था, तो ये देखा नहीं मैंने, मतलब मैंने बोला एब्जॉर्ब्ड होगा तो वो एपिसोड आ गया। तो थर्मल एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब इनटू द लिक्विड बाय द सराउंडिंग, यानी कि थर्मल एनर्जी जो है लिक्विड के पार्टिकल्स जो आसपास जो एनर्जी मौजूद है उसको जो है वो सराउंडिंग से जो है एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं एनर्जी, यानी कि हम खुद से प्रोवाइड नहीं कर रहे। थर्मल एनर्जी इज़ सप्लाइड बाय एन एनर्जी सोर्स, तो यहाँ पे हम कोई एनर्जी सोर्स लाते हैं, आग वगैरह चलाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एनर्जी उसमें जाती है और बहुत तेज़ी के साथ टेम्परेचर राइज करता है। फाइनली जो है वो जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। इवेपोरेशन, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर जो होता है, जो लिक्विड के वेपर्स बन रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो प्रेशर होता है उस पर डिपेंड ये नहीं करता। ठीक है, बॉइलिंग जो है डिपेंड कर रही होती है। इट अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, तो जब जिस बर्तन में आपने रखा हुआ है लिक्विड को, उसमें जो वेपर प्रेशर बन रहा है, जब तक वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, लिक्विड का मतलब जो अपना वेपर प्रेशर है, उसमें जो वेपर्स बनकर बाहर निकल रहे हैं और प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जब तक वो एक्सटर्नल प्रेशर, सराउंडिंग का जो प्रेशर है, बाहर जो सरफेस के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है लिक्विड की, उसके बराबर नहीं हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 ATM होता है, 1 एटमॉस्फेयर। तो जब तक जो है वो पानी के जो वेपर्स हैं, जो पानी का जो वेपर प्रेशर है जो उसकी वेपर्स की वजह से है, ठीक है, वो जब तक 1 एटमॉस्फेयर नहीं हो जाएगा तब तक बॉइलिंग नहीं होगी स्टार्ट। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम बढ़ा दें या हम कम कर दें तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम ज़्यादा होता है, यानी कि लिक्विड जो है वो जल्दी या देर से बॉयल हो सकता है। तो यही अगला पॉइंट है
कि एवेपोरेशन जो है उस पर, क्योंकि वेपर प्रेशर पर डिपेंड ये नहीं करता, तो इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर से इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, कम ज़्यादा करने पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा एवेपोरेशन पे। लेकिन बॉइलिंग पर जो इफेक्ट आएगा, यानी कि जल्दी भी हो सकती है, देर से भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के बाहर का जो यानी कि जो सरफेस है लिक्विड की, उसके ऊपर आप कितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि प्रेशर कुकर में हो रहा होता है कि प्रेशर कुकर में जो है हम ज़्यादा प्रेशर जो है उसको हमने बिल्कुल बंद किया हुआ होता है, एस्केप आउट नहीं हो सकती, ऊपर आपने सीटी लगाई भी होती है, ठीक है, हैवी मेटल का एक पीस जो है ऊपर रखा हुआ होता है, जिससे जो है गैस इजीली जो है एस्केप आउट नहीं कर सकती। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 2 एटमॉस्फेयर के करीब जनाब मेरे ख्याल से होता है उसमें प्रेशर, तो जब भी जो है वो उससे आवाज़ आना शुरू होती है, सीटी बजना शुरू होती है और गैस जो है वहाँ से निकलना शुरू होती है। तो उसकी वजह से जो है क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो और कुकिंग जो है वो ईजी हो जाती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। तो टोटल 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तो ये 9 पॉइंट्स जो हैं, अगर जैसे लॉन्ग में आ जाता है, ज़्यादा पॉइंट पूछे जा सकते हैं आपसे, तो तब जो है आप इस तरह से इसको लिख लो, वरना आप 2-4 पॉइंट को एक साथ कंडेंस करके कंबाइन करके जो है वो एक पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स गेन करने के चांसेस हों। इसके अलावा जो है मतलब MCQ में भी जो आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। अब अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो बुक में काफ़ी डिटेल में जब सारी बातें लिखी हुई हैं, वहीं से ये सारे पॉइंट मैंने लिए हैं। तो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उन तीनों में डिफरेंस पूछना है आपसे इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल स्पेसिंग। इनके पार्टिकल के दरमियान जो स्पेस होता है उसके हवाले से बात करनी है आपने। तो सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल करीब करीब होते हैं, बहुत अच्छी इनमें बॉन्डिंग होती है और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और क्योंकि क्लोजली पैक्ड हैं तो कम जगह पर ज़्यादा पार्टिकल आ जाते हैं और इसीलिए जो है ये कम जगह घेरते हैं, ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस। इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर स्लाइटली फर्दर अपार्ट। लिक्विड में जो पार्टिकल के दरमियान स्पेसिंग है वो सॉलिड के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा आप कह सकते हैं फर्दर अपार्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड्स, और गैसेस के मुकाबले में कम होती है, ठीक है ना, काफ़ी कम होती है। इन गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट। गैसेस में जो है पार्टिकल्स वो फ्रीली मूव करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। तो इन गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, यानी कि सबसे कम जो स्पेसिंग है वो सॉलिड में है, उसके बाद लिक्विड में है, और सबसे ज़्यादा जो स्पेसिंग होती है वो होती है गैसेस के अंदर। सवाल नंबर 4 है, अब टंगस्टन जो है, जो कि मेटल है, वाई टंगस्टन मेल्ट्स एट अ मच हायर टेम्परेचर देन आयरन। आयरन के मुकाबले में टंगस्टन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसका रीज़न पूछ रहे हैं आपसे। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस पर डिपेंड करता है, जिसमें बॉन्डिंग अच्छी होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे, उस चीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। तो आंसर मैंने लिखा है यहाँ पर टंगस्टन, W इसका सिंबल होता है, ये मेल्ट करता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि आयरन जो है Fe इसका सिंबल है, मेटल है ये भी, और इसका जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो है 1534 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट करता है। बोथ आर मेटल्स एंड एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दोनों के दोनों मेटल्स हैं और सॉलिड स्टेट में होती हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। रूम टेम्परेचर क्या, बल्कि क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट देखें आप, इनके अच्छा खासा टेम्परेचर ये बेयर कर सकती हैं इजीली। सिर्फ वाहिद एक मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर पाई जाती है, बाकी तमाम के तमाम जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में ही होती हैं। तो मेटॉलिक बॉन्डिंग जो है, अब मेटल के जो स्ट्रक्चर होते हैं इनमें एक ख़ास किस्म की बॉन्डिंग होती है जिसे हम कह रहे होते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है, जिसमें जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आइंस जो है, उस आइंस है ना, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह की मतलब एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्डिंग जो है टंगस्टन के अंदर ये स्ट्रॉन्ग होती है, एंड टंगस्टन एटम्स इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ आयरन एटम। तो आयरन में जो बॉन्डिंग है मेटालिक बॉन्डिंग उसमें थोड़ी वीक है एज़ कम्पेयर टू टंगस्टन। तो इसकी वजह से जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस को पर गालिब आने के लिए, ओवरकम होने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मेल्ट करना है, सॉलिड से लिक्विड फेज में जाना है, तो पार्टिकल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको ओवरकम करेंगे तभी तो वो मेल्ट होना शुरू होगा, पिघलना शुरू होगा, लिक्विड फॉर्म में जाएगा। तो टंगस्टन में क्योंकि फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं इसलिए वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है आयरन के मुकाबले में। अगला सवाल है इसके वन वर्ड आंसर की तरह जनाब है ये, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड। जब कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। सिर्फ उसका नाम ही पूछा था उन्होंने तो बता दिया हमने, और वो टेम्परेचर जिस पर ये काम हो रहा होगा वो कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो बहुत आसान से सवाल थे। उसके बाद एक डायग्राम का सवाल था कि ड्रॉ करें एक डायग्राम जिसमें मॉलिक्यूल जो है उनमें प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है, बॉयल्स लॉ भी से हम कह रहे होते हैं कि प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा, वो डायग्राम की सूरत में हमें दिखाएं। तो बुक में ही फिगर बनी हुई है 7.11, तो ये आप वहाँ से जो है देख सकते हैं, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्रेशर बढ़ाने से जो है क्या होता है, प्रेशर मतलब हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं
उसके बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि ये क्लास 9, 10 वगैरह में जो मतलब ये बॉयज़ लॉ पढ़ा रहे होते हैं आपको, इसमें वो अप्लाइड प्रेशर की बात कर रहे होते हैं, जबकि बॉयल ने जो लॉ दिया था उसने जो बात की है वो वॉल्यूम और प्रेशर की बात तो की है, लेकिन उसने जो प्रेशर इस्तेमाल किया है लफ्ज़, वो इंटरनल प्रेशर है गैस के पार्टिकल्स का, वो वाला प्रेशर नहीं है जो हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ग्राफ देखें बॉयल्स लॉ का, तो उसने वॉल्यूम जो है वो लिया हुआ है एक्स एक्सिस पर, और जो प्रेशर है वो लेता है वाई एक्सिस पर। और आपको ये बात पता होगी कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ जो होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, वो हम लेते हैं हमेशा कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है। तो वॉल्यूम अगर वो ले रहा है कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर, तो इसका मतलब जो चीज़ हम कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर हम अप्लाई कर तो रहे हैं, लेकिन उस प्रेशर के अप्लाई करने की वजह से गैस का क्या चीज़ चेंज हो रही है, क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में है, वो है वॉल्यूम। तो हम अपना प्रेशर खुद से जो हम फोर्स लगाते हैं उसके अप्लाई करने की वजह से गैस का वॉल्यूम हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब जब हम उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा करेंगे तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो कॉलिजन है, जो वो टकरा रहे हैं कंटेनर के साथ, तो वो प्रेशर जो है ना वो कम या ज़्यादा होता है उस वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से। ठीक है। तो वो जो पार्टिकल जो टकरा रहे हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं है। ठीक है। हमारे इख्तियार में है वॉल्यूम, यानी कि उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन टकराना उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो टकराएं ना टकराएं। ठीक है। तो ये जो है मतलब प्रेशर जो है वो वॉल्यूम पे इस तरह से डिपेंड कर रहा होता है, और प्रेशर यहाँ पे डिपेंडेंट क्वांटिटी उसने ली है, और वो जो है वॉल्यूम जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की तरह वो ट्रीट कर रहा होता है। जबकि 9, 10 में मतलब जो होती हैं मतलब डेफिनेशंस वगैरह, उसमें ये चीज़ जो है मिसिंग हुई भी होती है, तो अक्सर बच्चे जो है इसमें फिर आगे चलकर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूँ आपको ये चीज़। ठीक है। और दूसरी बात ये कि टेम्परेचर जब भी आप लेंगे गैस लॉज की में खाली खुसूसन स्पेशली, तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में यहाँ पे यूज़ होता है। यही बात देखिए, इसीलिए यहाँ पे जो है केल्विन स्केल में यहाँ पे जो है टेम्परेचर दिया हुआ है, और इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, बहुत आसान सा सवाल, बच्चों वाला सवाल बिल्कुल। व्हाट इज़ मेंट बाय द सबस्क्रिप्ट्स 1 and 2, जो सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बॉयज़ लॉ के अंदर, उसमें ये 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमें बताना है। पता नहीं क्यों दे दिया है सवाल बच्चों वाला, बिल्कुल ही अजीबोगरीब। द सबस्क्रिप्ट 1 and 2 आर रिप्रेजेंटिंग इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो ये इनिशियल स्टेट बता रहा है कि इनिशियली जो है वो गैस की क्या स्टेट थी, क्या प्रेशर था, क्या वॉल्यूम था, और फिर बाद में कितना हो गया, कम हो गया या ज़्यादा, जो भी है। ठीक है। चेंज के बारे में बता रहा होता है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट यानी कि पहले जो है उसकी क्या स्टेट थी और बाद में क्या हो गई, तो ये बता रहा होता है। द सबस्क्रिप्ट 1 and 2 आर रिप्रेजेंटिंग इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ गैस रिस्पेक्टिवली, दैट इज़। तो पूरा हमने यहाँ पे जो है उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक काम करना था मुझे, वो ये कि यहाँ पे 1 और 2 मुझे जो है वो मैनुअली लिखने थे यहाँ पर, क्योंकि वो जो पावर पॉइंट इसमें होता है वो सबस्क्रिप्ट नहीं लिख पाता। ठीक है, फ्री वर्जन जो है, तो इसीलिए ये लिखना रह गया है। तो ये आप यहाँ पर 1 और 2 लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा टाइम जाएगा। चलें जी, देखते हैं, कोशिश करते हैं लिखने की। तो P1 लिखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है। तो इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम चला जाएगा बस हमारा, और कुछ नहीं। चलें जी, तो ये P1 आ गया जनाब, ये इनिशियल प्रेशर बता रहा है गैस का, और V1 जो है ये हमें बता रहा है इनिशियल वॉल्यूम गैस का। ठीक है। अब उसके बाद जनाब हम कर लेते हैं किसकी बात, P2 की बात और V2 की बात। तो 2 जो है हमें बता रहा है फाइनल प्रेशर ऑफ गैस, और V2 जो है ये हमें बता रहा है फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। क्लियर। तो ये हमने पूरा एक बता भी दिया ताकि एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड, और क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो पूछा जा रहा है वो सवाल हमने पूरा यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा चैप्टर है, ये आसान सा चैप्टर था। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मतलब काम करने की सलाहियत होती है। अब वो किस तरह का काम है, अगर वो आप मतलब मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, मूवमेंट कर रही है कोई चीज़, तो उसके पास जो एबिलिटी है, यानी कि वो मूव करने वाली एबिलिटी है उसके पास, तो इस तरह की एबिलिटी को कहते हैं, इस तरह की एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसका जूल होगा, किसी भी तरह की एनर्जी हो तो यूनिट उसका जूल ही होगा। और कई तरह की होती है भाई, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल वगैरह वगैरह, कि किस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताना है हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर। एवरेज का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं
मतलब कोई भी अगर आप सब्सटेंस लेंगे उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि आपने एवोगाड्रो नंबर का एक मतलब कॉन्सेप्ट होगा केमिस्ट्री के हवाले से आपके जहन में कि 1 मोल जो मतलब होता है किसी कंपाउंड का या एटम का, तो उसके अंदर जो है एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 10⁻23, बहुत ज़्यादा। तो अब जितने भी पार्टिकल हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि सबकी एनर्जी सेम होगी, तो सबकी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए जो है फिर हम जब इस तरह का हो हमारे पास कि हमें कोई डेटा दे दिया गया और हमसे कहा जा रहा हो कि इसको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से बताइए, तो आप क्या करते हो, उसको एवरेज ले लेते हो। मैथमेटिकल टर्म है ये एवरेज, यानी कि सबको आप ऐड करते हो और जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स थी आपके पास उनसे डिवाइड कर देते हो। मिसाल के तौर पर आपके पास 5 रीडिंग आपने ली, कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपने 5 रीडिंग्स ले ली और आपसे कहा जा रहा है कि इसकी एवरेज वैल्यू बताइए, तो आप उन पाँचों की पाँचों जो रीडिंग्स आपके पास आई हैं उनको ऐड करोगे और 5 से फिर आप उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो एवरेज के हवाले से बात हो रही है। तो थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन आपने जो है पढ़ी हुई है पहले से, टाइप ऑफ मोशन के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन हमने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे ये वही चीज़ पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर जो है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से या काइनेटिक एनर्जी के कम ज़्यादा होने से टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या दोनों में आपस में क्या इफेक्ट होगा। तो टेम्परेचर इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। टेम्परेचर की जो मतलब डेफिनेशन है, साइंटिफिक डेफिनेशन, वो ये है कि ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की। कोई भी आप मैटर ले रहे हैं, कोई सब्सटेंस ले रहे हैं, तो उसमें जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, सारे पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है उनको सम करके नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करते हैं, तो वो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, तो वो कहलाता है टेम्परेचर। तो इसका मतलब दोनों के दरमियान कैसा रिलेशनशिप हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। अगेन यहाँ पे ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर की हम बात कर रहे होते हैं, ये डेरिवेशन भी है जो कि आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशनशिप है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की टर्म्स में आप जो है वो ड्राइव भी करेंगे, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप वहाँ पर आएगा। तो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और अगर कम होगी काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक चीज़ के बनाने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी। सारे जो क्वेश्चन हैं इनका सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।